तो चलिए अब देखते हैं चैप्टर 12 आपका है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। ठीक, इसके सीक्वेंस ऑफ टेंसेज में आपको ये क्या पढ़ाया जाएगा, कालों का अनुक्रम इसका अर्थ होता है। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ट्रांसलेशन करने के लिए, टेंस के और एक्टिव पैसिव के अलावा। सीक्वेंस ऑफ टेंस में क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिए यहाँ दिया गया उसको समझा रहे हैं, रूल्स बता रहे हैं, एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं। यह वह सिद्धांत है जिसके अनुसार आश्रित उपवाक्य में प्रयुक्त वर्ब का टेंस प्रमुख या प्रधान प्रधान उपवाक्य के वर्ब के टेंस के अनुसार बदल जाता है। मतलब जानते हैं, जैसे यह वह सिद्धांत है मतलब कालों के अनुक्रम में वह चीज़ आपको पढ़ना है जिससे आपको पता चलेगा आश्रित वाक्य में प्रयुक्त वर्ब। आश्रित वाक्य किसको कहते हैं, जो जैसे कोई बड़ा वाक्य रहेगा तो उसमें दो मतलब पार्ट रहेंगे, एक कंजक्शन से शुरू होगा एक बिना कंजक्शन के, तो उसी को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जो कंजक्शन से शुरू होता है वही पोर्शन आश्रित उपवाक्य कहेंगे, जिसको आप सिंथेसिस में पढ़े थे। आश्रित उपवाक्य यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज, और प्रधान उपवाक्य माने प्रिंसिपल क्लॉज पढ़े थे। प्रिंसिपल क्लॉज में कोई कंजक्शन नहीं रहता। तो इसमें ये आपको पढ़ना है कि आश्रित उपवाक्य में प्रयुक्त वर्ब, यानी कि प्रयुक्त माने प्रयोग की गई, जो आश्रित उपवाक्य में वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वो प्रिंसिपल क्लॉज यानी प्रधान उपवाक्य के वर्ब के टेंस के अनुसार बदल जाता है। मतलब जो आश्रित उपवाक्य में वर्ब लिखी जाएगी, कौन सी वर्ब लिखी जाएगी, किस टेंस में लिखी जाएगी, वो जो है प्रिंसिपल क्लॉज बताएगा। अगर प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया आप पढ़ते नहीं हो टेंस परिवर्तन इनडायरेक्ट में कि प्रेजेंट या फ्यूचर हो, तो उधर मतलब हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं ना। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या, वो प्रिंसिपल क्लॉज में ही रहता रिपोर्टिंग वर्ब, वो प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम अर्थ के अनुसार ही उसी टेंस में लिख देते हैं। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में रहेगा यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहती है तो हम टेंस को भी पास्ट में बदल देते हैं रिपोर्टेड स्पीच का। तो वही काम यहाँ भी करना है कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में है तो हम क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में बदल देंगे। ये सब इसमें रूल्स पढ़ने हैं, ठीक ना। तो चलिए रूल्स यहाँ दिए गए, रूल्स पढ़िए, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। जैसे देखिए यहाँ पहले उदाहरण दिया गया, उसने कहा कि आनंद जा रहा है। हिंदी में तो जा रहा है आ रहा है ना, लेकिन कहीं भी है का अंग्रेजी इज नहीं लिखा जाएगा, वाज लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, वही कारण जानने के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। देखिए ही सेड दैट, उदाहरण देखिए इसका आंसर, ही सेड दैट उसने कहा कि आनंद वाज गोइंग टू आगरा, आनंद आगरा जा रहा है, जबकि हिंदी में जा रहा है लेकिन वाज कह दिया गया। क्यों, क्योंकि यहाँ जब दैट कंजक्शन है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, और इनडायरेक्ट का रूल इसमें पालन किया जाता है, इतना जान लो, ठीक है। टेंस परिवर्तन के लिए जो इनडायरेक्ट में बताया गया वही चीज़ इसमें पालन किया जाएगा। और तो सेड तो पास्ट टेंस है, तो जब पास्ट है तो इज तो हो नहीं सकता, आनंद इज गोइंग टू स्कूल होता है डायरेक्ट में ना, लेकिन एक इनडायरेक्ट बना दोगे तो वाज हो जाएगा। हिंदी हमारी भाषा है, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। तो हिंदी में हम चाहे आनंद, उसने कहा कि आनंद आगरा जा रहा है कहो, चाहे जा रहा था, बात एक ही हुआ। लेकिन अंग्रेजी में जब इधर सेड कर दिए तो वहाँ वाज ही होगा, चाहे है या हो चाहे था, उससे नहीं मतलब। क्लियर हो गया बात। अब चलिए नियम देखिए, नियम नंबर 1 है। अब नियम के अनुसार देखिए कहाँ वर्ब बदला जाएगा कहाँ नहीं बदला जाएगा, क्या होगा। यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया वर्तमान काल में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया किसी भी टेंस में प्रयोग हो सकती है। ठीक, क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया वर्तमान टेंस में हो यानी प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया किसी भी टेंस में प्रयुक्त हो सकती है। जैसे आप इनडायरेक्ट में पढ़े थे कि अगर रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो तो या फ्यूचर में ना, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, यानी अर्थ के अनुसार चाहे जिसमें लिख दो। तो वही चीज़ जिसमें प्रेजेंट टेंस एक पहले नियम में बताया, दूसरे में फ्यूचर टेंस बताया। क्लियर, अलग अलग बताएं कि प्रेजेंट में रहेगी तो चाहे जिसमें लिख सकते हो, ठीक, और आगे बताया जाएगा कि फ्यूचर में रहेगी तब भी चाहे जिसमें लिख सकते हो। तो चलिए पहले प्रेजेंट वाला उदाहरण देख लेते हैं। सुरेश कहता है कि वह एक पत्र लिख रहा है, तो सुरेश सेज दैट, सुरेश कहता है कि ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ इज का वाज नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि सेज है। तो जो यही आपका दैट ही इज राइटिंग ए लेटर ना, यही आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आश्रित उपवाक्य किसी को कहते हैं
जो कंजक्शन से शुरू होता है, ठीक ना। और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब केवल रहता है, कोई कंजक्शन नहीं रहता, उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। यहाँ ही सुरेश सेज आपका क्या है, पीसी है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रधान उपवाक्य है, ठीक है ना। प्रधान उपवाक्य क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपना अर्थ मतलब स्पष्ट करने के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहता, ये मेन रहता है। और वो आश्रित उपवाक्य क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है। अगर हम इसमें खाली इतना कहें कि दैट ही इज राइटिंग ए लेटर, तो वाक्य कन्फर्म नहीं हो पाएगा, उसका अच्छा सेंस नहीं निकल पाएगा। अगर ही सेज दैट लगा के बोलेंगे तब हो जाएगा, कन्फर्म अर्थ निकलेगा कि हाँ उसने वह कहता है कि सुरेश क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, ठीक। तो इसीलिए जो है यहाँ सेज के नाते इज का आवाज नहीं किया गया, ऊपर आप देखे थे सेड के नाते कर दिया गया था इज का आवाज। क्लियर। अगला उदाहरण देखते हैं, ये देखिए प्रेजेंट टेंस में है वाक्य, सुरेश, यही वाक्य तीनों टेंस में लिखा गया है। सुरेश कहता है कि, अब वहाँ लिख रहा पत्र लिख रहा है था पहले में, अब दूसरे में देखिए पत्र लिख रहा था हो गया, है कि था हो गया ना। तो अब यहाँ भी सुरेश से दैट ही इज का आवाज हो गया, क्योंकि भाई ये प्रेजेंट में है ना, तो उसमें अगर पास्ट में भी लिख सकते हो, चाहे जिसमें लिख सकते हो, तब क्या हिंदी अर्थ के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। इधर का कहता है उधर रहा था आ गया, तो वाज कर दिया गया, ठीक है। अगला देखिए, ये पास्ट टेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें दैट ही वाज राइटिंग लेटर। तीसरा है सुरेश कहता हुआ एक पत्र लिखेगा, सुरेश से दैट ही विल राइट लेटर। इसमें देखिए हिंदी वाक्य में गागेगी आ रहा फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसलिए विल राइट हो गया। क्लियर। कुल मिला के हमको हिंदी के अनुसार प्रेजेंट या टेंस में है तो चाहे जिसमें लिख सकते हैं, लेकिन पास्ट में है तो नहीं लिख सकते हैं। पास्ट में है तो हिंदी में रहने पर भी हमको पास्ट में ही लिखना पड़ेगा, इतना ध्यान देना। अगला नियम देखिए, यहाँ तक हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चले नियम नंबर 2 देखते हैं। यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया भविष्य काल में हो, यानी फ्यूचर टेंस में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकती है। वही प्रेजेंट में जैसे रहने किसी में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है, जो इनडायरेक्ट में आप पढ़े हो, टेंस परिवर्तन, ठीक। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मोहन कहेगा कि उसका भाई वकील है, तो मोहन विल से दैट, मोहन कहेगा कि हिज ब्रदर, उसका भाई, इज ए लायर, एक वकील है। तो इसमें दैट हिज ए लायर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये कंजक्शन से शुरू हो रही है। और आश्रित उपवाक्य है भाई, अर्थ स्पष्ट करने के लिए आश्रित है, जब तक सब्जेक्ट वर्ब उधर नहीं लिखेंगे इसका पूरा अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो अब क्या है कि इधर विल से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इधर के इसके पहले वाली वर्ब देखना पड़ेगा ना। ये फ्यूचर में है तो भाई इज का आवाज नहीं होगा, है का है ही रहेगा, इज ही रहेगा। क्लियर हो गया ना। अगर वही से नहीं होता, सेड होता, तो बिल का तब इज का आवाज हो जाता, ठीक। दूसरा देखिए उदाहरण, सरला कहे, ये तो हो गया, सरला कहेगी कि वह चेन्नई में रहती थी, सरला विल से दैट शी लिव्ड इन चेन्नई, तो उसका ठीक। छात्र कहेंगे कि वे कठोर परिश्रम करेंगे, तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। पहला देखिए, द स्टूडेंट्स विल से दैट दे विल वर्क हार्ड। अब इसमें क्या है कि पहला वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तो अगला भी फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि किसी में हो सकता है हिंदी अर्थ के अनुसार। तो इसलिए इसमें भी कहेंगे तो विल से हुआ, उसमें करेंगे तो कठिन परिश्रम करेंगे, तो विल वर्क हार्ड हो गया। अगर यही से की जगह विल से की जगह स्टूडेंट से सेड होता, तब वहाँ विल वर्क हार्ड ना करके वुड वर्क हार्ड हो जाता, ठीक ना। और प्रेजेंट में रहता है तो होता नहीं है, सेज है या विल से है तब वुड में नहीं बदलेगा। तो दिया गया कोष्टक में देखिए फ्यूचर टेंस में होने के नाते नहीं बदला गया, इधर फ्यूचर है तो इधर भी फ्यूचर है, तो इसलिए फ्यूचर में लिखा गया, इधर भी पास्ट है तो पास्ट में लिखा गया। नियम नंबर 3, तो नियम नंबर 3 आपका है, प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब भी पास्ट टेंस में होगा, यानी भूतकाल माने पास्ट टेंस। यानी ये प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा जिसमें कंजक्शन नहीं रहेगा, उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। अगर वो उसमें कि वर्ब देख लीजिए पास्ट टेंस में है, तो आप उधर भी पास्ट टेंस में ही वर्ब को कर देंगे। इनडायरेक्ट बात का भी तो यही रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो रिपोर्टेड को भी पास्ट में बदल देते हैं, वही चीज़। उदाहरण, हमने देखा कि एक कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, तो वी सा दैट ए डॉग वाज रनिंग ऑन द रोड।
ध्यान देना, यहाँ दौड़ रहा है लेकिन इज रनिंग न करके वाज रनिंग करा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ सा जो है पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ बी सा क्या आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, और दैट डॉग वाज रनिंग क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भाई इधर सा पास्ट में है तो हम इज नहीं कर सकते, वाज कर दे। हिंदी में भले है शब्द है। ठीक, दूसरा वाक्य, पिता ने कहा कि यह नौकर चोर है। फादर सेड दैट दिस सर्वेंट वाज ए थीफ। जबकि देखिए नौकर चोर है तो सर्वेंट इज ए थीफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेड के नाते इज का क्या कर दिया गया, वाज कर दिया गया। तो क्लियर हो गया। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब भूतकाल में है यानी पास्ट टेंस में है हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी सार्वभौमिक सत्य अथवा आदत संबंधी कार्य को प्रकट करे। किसी सार्वभौमिक सत्य मतलब जो काम जो हमेशा सदा सत्य रहने वाली बात है उसको या आदत संबंधी कार्य प्रकट करें तो ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस नहीं बदलता है, इतना ध्यान देना। जैसे इनडायरेक्ट में नहीं पढ़े हो कि अगर पास्ट में भी रहे रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन अगर उसमें कोई सदा सत्य रहने वाली बात रहे रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, रिपोर्टेड में सदा सत्य रहने वाली बात और आदत कहावत ये सब रहता तो बदला टेंस नहीं जाता है, टेंस नहीं बदला जाता। वही काम यहाँ भी करना है, सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पढ़ रहे हो सीक्वेंस ऑफ टेंस में। ठीक, कि कब कौन सी वर्ब बदला जाए कब नहीं बदला जाए। तो कह रहे हैं कि क्या क्या रहने पर, देखिए फिर से एक बार देख लो। यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब भूतकाल में हो सबऑर्डिनेट क्लॉज की किसी सार्वभौमिक सत्य आदत संबंधी कार्य को प्रकट करे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस नहीं बदला जाता। जैसे उन्होंने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो दे सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट माने सूर्य पूरब में निकलता है, तो ता है या तो राइजेज किया गया। अगर यही सेड, अगर देखिए राइजेज के अलावा दूसरा वर्ब होता निकलता है, ये सूर्य पूरब में निकलता है, सदा सत्य रहने वाली बात है। अगर सदा सत्य रहने वाली बात नहीं होती ना तो राइजेज का रोज कह दिया जाता है। राइजेज माने निकलता है, रोज माने निकला, ठीक ना, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ सदा सत्य रहने के नाते राइजेज का रोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निकलता है, निकलता था, निकलता रहेगा, ये सदा सत्य रहने वाली बात है। ये नहीं कि आज निकलता है तो कल नहीं निकलेगा। दूसरा है, उसने अपनी बहन को बताया कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, तो ही टोल्ड हिज सिस्टर दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। उसने अपनी बहन को बताया कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। अब यहाँ क्या भौंका करते हैं, तो कुत्तों की आदत बताया जा रहा है कि अजनबियों पर भौंका करते हैं, उनकी आदत है। अब देखिए यहाँ क्या है कि डॉग टोल्ड तो है पास्ट टेंस, ही टोल्ड हिज सिस्टर, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, पास्ट में तो है, लेकिन यहाँ बार्क माने भौंकना, तो बार्क का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में बार्कड नहीं किया गया, टेंस नहीं बदला गया ना। क्यों नहीं बदला गया? क्योंकि वो आदत है कुत्तों की भौंकने की। कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। अजनबी माने अनजान लोगों को, अगर कोई कुत्ता देख लेगा, कोई आपके घर आएगा तो उसको भौंकेगा, क्योंकि अपनी ड्यूटी निभाएगा वो। और यहाँ एक बात ध्यान देना, डॉग्स के पहले दा नहीं लगा है, क्योंकि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, इसमें आदत बताना होता ना, तो दा का प्रयोग हम नहीं करते हैं नाउन से पहले, ठीक, सब्जेक्ट से पहले। तभी उसका अर्थ आएगा भौंका करते हैं। अगर दा लगा दोगे ना, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, इस तरह से उसकी हिंदी आएगी। क्लियर? भाई कोई कुत्ते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये भौंकते हैं। अब ऐसे किया जाएगा तो भौंका करते हैं, उनकी आदत बताया जाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि लड़के खेलते हैं, इसकी अंग्रेजी क्या होगा? तो इसका अंग्रेजी होगा द बॉयज प्ले। लड़के खेलते हैं, उनके खेलने का काम बताया जा रहा है। अगर हम द हटा देंगे तो बॉयज प्ले, तब होगा लड़के खेला करते हैं, उनके आदत बता रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आदत बताने का यही मतलब नियम है, और पास्ट इंडेफिनिट में आदत के लिए यूज टू लगता है, ठीक। तो चलिए रूल नंबर 5 भी हम लोग देखते हैं। यदि आश्रित उपवाक्य के आरंभ में दैन हो और वह तुलना प्रकट करता है, क्या? तुलना, तो उस उपवाक्य को भाव के अनुसार किसी भी टेंस में रख सकते हैं। अब देखिए, अब तक तो जो पढ़े थे आप, मतलब इनडायरेक्ट के आधार पर पढ़े थे ना, तो लेकिन अब थोड़ा सा आपको अलग जानकारी भी मिल रही है कि कब और टेंस नहीं बदलना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब कि ट्रांसलेशन में कब हम पास्ट में करना जरूरी नहीं है, इधर पास्ट में भले रहे प्रिंसिपल क्लॉज, उसको देखिए। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि तुलना जैसे करने के लिए दैन लगता है ना, जैसे ही इज रिचर देन आई, वह मुझसे अधिक अमीर है, ठीक है,
तो ही इज रिचर देन यू आर, वह अधिक अमीर है जितना कि तुम हो। तो इस तरह से तुलना करना पड़ेगा ना, तो नहीं बदला जाएगा। जैसे अर्थ आएगा सेम टू सेम वैसे लिखोगे कि नहीं कि है तो इज है तो वाज कर दोगे, ऐसा नहीं करोगे। उदाहरण देख लो, समझ में अच्छे से आ जाए। हरि तुमको मुझसे अधिक पद चाहता था। तो यहाँ कंपैरिजन माने होता है तुलना, तुलना किया जा रहा है दो लोगों की ना। भाई हरि कोई आदमी है, वह तुमको बेचारा मुझको बेचारा है, लेकिन तुमको मुझसे अधिक चाहता था। पहले की बात किया जा रहा है कि भाई तुमको मुझसे अधिक चाहता था। तो इसमें क्या, हरि लाइक्ड यू, हरि तुमको चाहता था। मोर माने अधिक, देन ही लाइक्स मी माने मुझसे, देन ही लाइक्स में देन का एक अर्थ होता है जितना की, जितना कि वह मुझे पसंद करता है। इसको ऐसे भी कहते हैं, हरि तुमको अधिक पसंद करता था जितना कि वह मुझे पसंद करता है मौके पे। क्लियर, मतलब मुझे मौके पे मुझे चाहता है, लेकिन पहले तुमको चाहता था, तो तुमको जो है अधिक वो चाहता था। हरि तुमको मुझसे अधिक चाहता था, इसको ऐसे भी कह सकते हो, हरि तुमको अधिक चाहता था जितना कि वह मुझे चाहता है। तो इस तरह से देन का अर्थ होता है जितना की। तो जितना की कहोगे तो सब्जेक्ट और वर्ब उसमें हिंदी में आ जाएगा, इसलिए अंग्रेजी में भी लिख दिया जाता है। क्लियर। अगर जानते हैं दैन के बाद दैन मुझसे के मतलब कि उसको आप आई कर सकते हो, या तो आप करते ही दैन आई, ठीक। लेकिन एक बात यह भी है ग्रामर का रूल, क्यों आई नहीं किया गया। जैसे ही इज रिचर देन आई, ठीक है, वह मुझसे अधिक अमीर है, तो यहाँ तो आई लिख दिया गया, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आई लिखा गया, मुझसे कमी, ठीक है। वह मुझसे अधिक अमीर है, ही इज रिचर देन मी, यह भी सही है, ही इज रिचर देन मी, वह मुझसे अधिक अमीर है, ठीक है। तो या तो आप ऐसे लिखते हो, ही इज रिचर देन आई एम, वह अधिक अमीर है देन आई एम, जितना कि मैं हूँ। वहाँ आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आइए उसको कार्ड जान लो। ग्रामर का ये रूल है, अगर देन के पहले ऑब्जेक्ट आया है तो देन के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं तो नहीं आया है तो नहीं आएगा, तब सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा। क्लियर। और वर्ब भी लिखना जरूरी नहीं, सब्जेक्ट से ही मान लिया जाएगा उसका पूरा अर्थ। तो यहाँ क्या है कि आप देखिए, हरी लाइक यू, यू क्या है, लाइक माने पसंद करता था या चाहता था, किसे, यू माने तुम्हें, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो उधर भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट उधर तभी मी ही होगा, मुझे कह रही। और हरी के लिए हम सब्जेक्ट भी लिखेंगे, तब सब्जेक्ट वर्ब लिखेंगे तभी तो ऑब्जेक्ट आएगा। हरी के लिए सब्जेक्ट ही करेंगे, क्योंकि वही मुझको चाहता है और तुमको भी चाहता था। ये बात इसमें निकल के आ रही है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी, मेरी माताजी मेरी छोटी बहन की अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करती हैं। अब इसमें क्या है कि मेरी माताजी कोई है, मतलब माताजी छोटी बहन की अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करती है। मतलब एक छोटी बहन भी है आपके, उसको भी प्यार करती है, आपको भी करती है, लेकिन आपको अधिक करती हैं, ये चीज़ बताया जा रहा है। तो इसमें क्या कंपेरिजन, इसमें भी है तुलना। तो अब माई मदर लव्स मी मोर, लव्स मी माने मुझे प्यार करती है, मोर मिस अधिक, देन माने जितना कि, सी लव्स माई यंगर सिस्टर, जितना कि वह मेरी छोटी बहन को प्रेम करती हैं। दैन माने एक अर्थ होता है इसका जितना की, दोनों अर्थ कर सकते हो। तो इसको क्योंकि मेरी माताजी छोटी बहन की अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करती है ऐसे कहो, या मेरी माताजी मुझे अधिक प्यार करती है जितना कि वह मेरी छोटी बहन को करती हैं। बात देखी हुआ, हिंदी हमारी भाषा है तो हम कई तरह का से कर सकते हैं। तो यही लॉजिक भी होनी चाहिए ट्रांसलेशन करने की। पेपर में बैठ जाओ ट्रांसलेशन करने, बाई चांस नहीं समझ में आ रहा है इस वाक्य का ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा, तो आप उसको ये समझने का प्रयास करो कि मान लीजिए हिंदी में ये वाक्य है, हम इसको और कैसे हिंदी में कह सकते हैं। जिस हिसाब से और कह सकते हो भाव के अनुसार, वह उस हिसाब से आप कह के उसका ट्रांसलेशन कर दीजिए, तब आपका ट्रांसलेशन आराम से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखें, ठीक। तो जैसे इसको नहीं समझ पा रहा कि मतलब कि मान लीजिए कि मेरी माताजी छोटी बहन की अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करती है, तो इसको ऐसे फिक्स, दैन तो लगेगा की अपेक्षा। दैन का अर्थ क्या होता है, की अपेक्षा, से, जितना की, तीनों अर्थ होता है। तो इसको आप जितना वाले से कहोगे तो मेरी माताजी मुझे अधिक प्यार करती हैं जितना कि वह मेरी छोटी बहन को प्यार करती है। बात एक ही है ना, या ऐसे कहो, या मेरी माताजी मुझे छोटी बहन की अपेक्षा अधिक प्यार करती हैं, या मेरी माताजी मुझे छोटी बहन से अधिक प्यार करती है। बात एक ही हुआ, दैन का अर्थ से, की अपेक्षा, जितना। तो इस तरह से माई मदर लव्स मी मोर देन सी लव्स माई यंगर सिस्टर। अब यहाँ मी आपका ऑब्जेक्ट है, माई यंगर सिस्टर इधर ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है, तो सब्जेक्ट हम मदर के लिए क्या लगा देंगे, सी। क्योंकि एक बार जब नाउन लिख देते हैं, दूसरी बार हम नाउन नहीं लिखते हैं, नाउन के बदले में प्रोनाउन लिख देते हैं। चलिए रूल नंबर 6 भी देख लेते हैं।
एक रूल और है आपका इससे संबंधित, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज उद्देश्य के भाव को प्रकट करे तो भूतकाल के साथ माइट और वर्तमान काल के साथ मे का प्रयोग करते हैं। ये नियम आप पढ़े थे सिंथेसिस में कि अगर सो दैट से जब कंजक्शन को जोड़ा जाता है, सो दैट लगता है उद्देश्य बताने के लिए एडवर्ब क्लॉज में, तो अगर सो दैट के पहले देख लीजिए प्रेजेंट टेंस में है वाक्य तो उधर मे लगाओगे, अगर पास्ट में है तो माइट, ठीक ना, वो नियम है। तो यहाँ यही बताया गया कि पास्ट अगर मान लीजिए सबऑर्डिनेट क्लॉज उद्देश्य के भाव को प्रकट करे, यानी उद्देश्य बताए, तो पास्ट टेंस के साथ माइट, प्रेजेंट के साथ मे का प्रयोग करते हैं। तो चलिए ये भी उदाहरण देख लेते हैं हम। नोट देखिए, नोट, ऐसे आश्रित वाक्य के पूर्व ताकि संयोजक शब्द आता है। हिंदी में क्या आएगा? ताकि, ठीक है। जैसे मदन बहुत परिश्रम करता है ताकि वह पास हो जाए, तो इसका अंग्रेजी होगा मदन वर्क्स हार्ड। मदन बहुत परिश्रम करता है, यानी बहुत परिश्रम माने कठिन परिश्रम करता है। क्लियर? तो ताकि मतलब सो दैट ही में पास माने वह पास हो जाए। अब यहाँ क्या है कि सो दैट के पहले देखिए वर्क्स है तो इसलिए मे लगा है, सकना के अंग्रेजी, और कोई सक्रिय नहीं लगेगी, मे और माइट ही लगता है सो दैट साथ। दूसरा वाक्य, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह प्रथम श्रेणी पा सके, तो हो जाएगा ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट ताकि ही माइट सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, ताकि वह प्रथम श्रेणी पा सके। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है इसके बाद आज आप लोग 25A और 25B ये दोनों एक्सरसाइज कर लेना, कल इसको एक्सरसाइज को मिलवा दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ द सब्जेक्ट ये चैप्टर चलेगा। फिर और भी जितने भी चैप्टर हैं सब चलते रहेंगे, इन्फिनिटिव है, फिर जीरेंड है, पार्टिसिपल है, ये सब चलेंगे। उसके बाद तब आपका जो है ट्रांसलेशन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस भी चलेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।